फ्यूचर के समय में जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसानों ने आम इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर जान से मारना शुरू कर दिया, जिस कारण से आम इंसानों का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप अपनी जान बचाकर 108 साल पास्ट में आ गया। और अब उनका एक ही मिशन था कि पास्ट में किसी भी हालत में सर्वाइव करके वो लोग फ्यूचर में होने वाले महायुद्ध के कारण को जड़ से खत्म कर दें। असल में ये सब तब शुरू हुआ जब जेड नाम का एक शेरिफ अपने सीनियर नेस्टर के साथ समंदर के किनारे जाता है और उन्हें वहां एक लाश दिखाई देती है। उस लाश के अलावा और भी काफी सारे लोगों की लाशें समंदर से बहकर किनारे पर आ रही थी, जिन्हें देखकर तो जेड और नेस्टर के होश उड़ जाते हैं। और उन्हीं लाशों के बीच में जेड लिया नाम की एक छोटी बच्ची को देखता है, जिसकी सांसें फिलहाल के लिए चल रही थी। और इसीलिए जेड जल्दी से अपनी जैकेट लिया को उड़ाकर वहां पर एम्बुलेंस को बुला लेता है। इसके बाद पूरे दिन से रात तक रेस्क्यू मिशन को चलाया जाता है, जिस दौरान काफी सारे सर्वाइवर को जिंदा समंदर से बाहर निकाल लिया गया था। पर उनकी आइडेंटिटी पता ना होने के कारण उन्हें होमलेस सिक्योरिटी एजेंसी के कैंप्स में रखा जाने वाला था और साथ ही इनके पूरे केस को होमलेस सिक्योरिटी एजेंसी वाले ही संभालने वाले थे। यही बात बताने के लिए होमलेस सिक्योरिटी एजेंसी की एक ऑफिसर एमा जेड के पास आती है और साथ ही उससे ये भी कहती है कि शहर में इन सब चीजों के बारे में खबर नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। तब जेड भी इस पर मान जाता है और थोड़ी देर बाद नेस्टर के साथ मरे हुए लोगों के बीच में खड़ा होकर नोटिस करता है कि समंदर में से मिले किसी भी इंसान ने लाइफ जैकेट को नहीं पहना हुआ था और ना ही अब तक उनके पास किसी शिप के गायब होने की खबर आई थी। अब यही बात काफी ज्यादा अजीब थी, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतने सारे लोग समंदर में पहुंचे कैसे होंगे। इसलिए इस बारे में बात करने के लिए जेड कैंप में उस छोटी बच्ची लिया के पास जाता है, जिसको सुबह उसने अपनी जैकेट देकर बचाया था। वहां वो लिया से पूछता है कि आप लोग समंदर में कैसे पहुंचे। इस पर लिया बताती है कि असल में वो अपनी माँ और इतने सारे लोगों के साथ फ्यूचर में होने वाले एक महायुद्ध से अपनी जान बचाने के लिए पास्ट की दुनिया में आई थी। ये बात सुनने के बाद तो जेड की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, लेकिन लिया के छोटा होने के कारण वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और इसके अगले दिन एमा और उसका एक साथी सभी सर्वाइवर के बारे में जानने के लिए उनका इंटेरोगेशन करने लगता है। उस दौरान सभी सर्वाइवर का यही कहना था कि वो सब अपनी जान बचाने के लिए फ्यूचर के समय से इस समय में आए हैं, लेकिन शुरू में एमा और उसके साथी को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तब कोलेब नाम का एक आदमी बताता है कि फ्यूचर में जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसान, जिन्हें एपेक्स कहा जाता है, उन्होंने आम इंसानों को धरती से खत्म करने के लिए आम इंसानों को जान से मारना शुरू कर दिया था। एपेक्स असल में ह्यूमंस का ही फ्यूचर एवोल्यूशन था, जिनके नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा ताकतवर होने के कारण उन्हें मारना काफी मुश्किल था और इसीलिए कोलेब और उसके जैसे आम इंसानों को अपनी जान बचाने के लिए पास्ट के समय में आना पड़ा था। इसके बाद हैना नाम की एक लड़की एमा को बताती है कि वो अपने पिता और बाकी सर्वाइवर के साथ शिप से समंदर में मौजूद एक खास जगह पर गई थी, जहां से ही वो पास्ट में आ गई। ये बात सुनने के बाद एमा को लगता है कि अगर ये सारे लोग सच बोल रहे हैं तो उनके पास कोई टाइम मशीन भी होगी। पर असल में उन लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्हें बस इतना पता था कि फ्यूचर से पास्ट में जाने के लिए उन्हें कौन सी जगह पर पहुंचना है, लेकिन उस जगह पर जाने के बाद वो लोग पास्ट में कैसे आते हैं इस बारे में किसी को कोई भी अंदाजा नहीं था। अब यही बातें सुनने के बाद एमा और उसके साथी ब्राइस को किसी की बातों पर भी भरोसा होना बंद हो जाता है और वो लोग कैंप में से बाहर आ जाते हैं। कैंप के बाहर अब तक जेड भी पहुंच गया था, जो कि अंदर मौजूद लोगों से बातचीत करके उनकी सच्चाई के बारे में जानना चाहता था। मगर इस कैंप के अंदर बिना इजाजत के किसी भी पुलिस वाले या फिर किसी और इंसान का आना बिल्कुल मना होता है। इसीलिए एमा जेड को उन सर्वाइवर के बारे में कुछ भी ना बताकर उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। तब जेड भी चुपचाप अपने घर में चला जाता है, जहां थोड़ी ही देर में ब्राइस उसके पास आकर उसे सभी सर्वाइवर की एक फाइल देता है। असल में उस फाइल को एमा ने ही जेड के लिए भेजा था, क्योंकि उसे जेड को इस तरह से घर भेजना अच्छा नहीं लगा होता। अब उस फाइल को पढ़ने के बाद जेड समझ जाता है कि एमा ने उस फाइल में अपनी तरफ से काफी ज्यादा चेंजेस करे हैं और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन गायब भी है। इसीलिए वो एमा को कॉल करके इस बारे में जानने की कोशिश करता है, मगर एमा बस इतना कहती है कि बाहर के लोगों को उन सर्वाइवर के बारे में जितना कम पता चले उनके लिए उतना ही अच्छा है। इधर ड्रीस नाम की एक औरत को समंदर से मछुआरों की एक बोट ने रेस्क्यू करा था और ड्रीस असल में लिया की माँ थी, जो उड़ते ही सबसे पहले तो उल्टियां करती है और बाद में उस समय को याद करने लगती है जब वो बाकी सारे सर्वाइवर के साथ समंदर में डूब रही थी और लिया को बचाने के लिए उसने पानी के अंदर लिया को ऑक्सीजन देने की कोशिश करी थी। खैर प्रेजेंट टाइम में कैंप में सभी सर्वाइवर अपने आने वाले कल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे और उसी दौरान हैना रॉय नाम के एक एजेंट से उसके सनग्लासेस को मांगती है, क्योंकि हैना के हिसाब से इस समय में सूरज की किरणें आंखों में चुभ रही थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर रॉय उसको सनग्लासेस देने से मना कर देता है। अब पास में ही कोलेब भी लिया और कुछ और सर्वाइवर के साथ बैठा हुआ था, जहां पर रेबेका नाम की एक औरत लिया को रैबिट वाला सॉफ्ट टॉय देती है, लेकिन लिया को तो ये चीज समझ में ही नहीं आती कि रैबिट क्या होता है। इस बात को सुनकर रेबेका समझ जाती है कि अगर सर्वाइवर की बातें सच हैं तो फ्यूचर में सारे जानवर भी दुनिया से खत्म होने वाले हैं। खैर थोड़ी देर बाद एमा कोलेब को अपने पास बुलाकर बताती है कि एमा के किसी भी सीनियर को सर्वाइवर की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए अगर सभी सर्वाइवर बाद में यहाँ पर खुलकर जीना चाहते हैं तो उन्हें कोई ना कोई ऐसा क्लू देना पड़ेगा जिससे उनकी बातों पर भरोसा करा जा सके।
ये सुनकर कोलेब टेंट के बाहर चला जाता है, जिसके तुरंत बाद ही थॉमस नाम का एक सर्वाइवर टेंट में आके एमा से कहता है कि उसके पास फ्यूचर की एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है जिसको वो बस प्रेसिडेंट के साथ ही शेयर करेगा। ये सुनकर एमा थॉमस से पहले उस इन्फॉर्मेशन के बारे में हिंट देने को कहती है, क्योंकि ऐसे ही किसी की भी प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग फिक्स नहीं करवाई जा सकती थी। इसीलिए थॉमस उसको बस इतना बताता है कि असल में वो लोग पहले इंसान नहीं हैं जो कि फ्यूचर से पास्ट में आए हैं। उनसे पहले भी एक ग्रुप पास्ट में आ चुका है और वो ग्रुप अभी भी पास्ट में ही मौजूद है। ये सुनकर तो एमा के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जेड जब अपने काम पर जाने के लिए तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठता है, तभी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी रीस उसे गन पॉइंट पर लेकर गाड़ी को लिया के पास लेकर जाने को बोलती है। तब ना चाहते हुए भी जेड लिया को होमलेस सिक्योरिटी एजेंसी के कैंप के बाहर ले जाता है, लेकिन अंदर जाने की परमिशन ना होने के कारण वो रीस को कैंप के बाहर ही छोड़ देता है। अब रीस अकेले ही अंदर जाकर सबसे पहले तो कैंप की बिजली को काटती है और लाशों वाले वेयर हाउस में जाकर उनमें लिया को ढूंढने लग जाती है। असल में रीस को लग रहा था कि शायद लिया मारी गई होगी, लेकिन लिया के जिंदा होने के कारण उसको लिया की लाश नहीं मिलती। तभी उस वेयर हाउस में 2 सिक्योरिटी गार्ड आकर रीस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रीस उन दोनों से लड़ाई करते हुए उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारती है और काफी लंबी लंबी छलांग लगाकर वेयर हाउस की कांच की दीवार को तोड़ते हुए कैंप से भाग जाती है। अब इसके थोड़ी देर बाद सीसीटीवी फुटेज में रीस की इस तरह की एबिलिटीज को देखकर एमा और बाकी सबके पैरों तले जमीन खिसक गई थी और अब धीरे धीरे उन्हें सर्वाइवर के फ्यूचर से आने और फ्यूचर में एपेक्स के आम इंसानों को जान से मारने वाली बात पर भरोसा होने लग गया था। उस समय पर जेड से रीस के बारे में और ज्यादा जानने के लिए एमा ने उसे ऑफिस के अंदर ही बुलाया हुआ था, जिस दौरान रीस के बारे में जानने के बाद वो जेड से ये भी कहती है कि अगर अगली बार भी वो औरत तुम्हारे पास आती है तो तुम्हें उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। अब जैसे कि सर्वाइवर उस कैंप में सेफ नहीं थे, इसलिए उन्हें उसी रात जंगलों के बीच में बने एक समर कैंप में रहने की जगह दे दी जाती है, जिस दौरान होमलेस सिक्योरिटी वाले भी उनके साथ रहने वाले थे। वहां पर लिया को कोलेब के साथ रखा जाता है और उस समय पर जब हैना अपने घर का लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी, तब रॉय जाकर उसकी मदद करता है और उसे अपने सनग्लासेस भी दे देता है। तभी एमा को उनके एक गार्ड के बहुत ही बुरी तरह से घायल होने के बारे में पता चलता है, जो काम कहीं ना कहीं किसी एपेक्स का ही था और इसका मतलब नॉर्मल सर्वाइवर के बीच में कोई ना कोई एपेक्स भी है। मगर एमा इसका इल्जाम किसी के ऊपर भी डायरेक्ट नहीं लगा सकती थी, इसीलिए इस बारे में वो बाद में किसी और तरह से पता करने का फैसला करती है, क्योंकि अभी उसे थॉमस को अपनी एजेंसी के हेड के पास लेकर जाना था, ताकि थॉमस ने जो बात एमा को बताई थी वो बात थॉमस उनके बॉस को भी बता सके। इसके बाद वो थॉमस को एक खाली सड़क पर ले जाकर छोड़ देती है, जहां एमा का बॉस रॉबर्ट पहले से मौजूद था, जिसके सामने आते ही थॉमस उसे बताने लग गया था कि उनसे पहले भी इंसानों का एक ग्रुप फ्यूचर से पास्ट में आ चुका है। अब ये बात सुनने के बाद रॉबर्ट जैसे ही पलटता है तो थॉमस की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि असल में रॉबर्ट खुद भी उसी ग्रुप का हिस्सा था जो कि पहले फ्यूचर से पास्ट में आए थे, इसीलिए उसे इन सब चीजों के बारे में पहले से सब कुछ पता होता है। और अभी वो थॉमस से गुस्से में कहता है कि थॉमस को फ्यूचर से आए हुए लोगों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है। इधर जेड के घर में वापस से रीस घुस जाती है, जिसे देखते ही शुरू में तो जेड ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया था, लेकिन रीस जेड से मदद मांगती है ताकि वो लिया को वापस पा सके। तब जेड उसके इस रवैये को देखकर अपनी गन को नीचे कर लेता है और पहले रीस से रीस के बारे में जानने की कोशिश करता है। तब रीस उसको बताती है कि वो फ्यूचर से आई एक एपेक्स है, जिन्हें इंसानों के डीएनए को मॉडिफाई करके बनाया गया था, जिसके कारण वो इंसान तो है, लेकिन वो इंसानों से बेहतर होने के साथ साथ काफी ताकतवर भी है। असल में फ्यूचर के समय में इंसानों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल गया था, जिसके कारण सभी नॉर्मल इंसान मारे जा रहे थे, लेकिन एपेक्स पर उस वायरस का कोई असर नहीं होता। इसके बाद जब काफी कोशिश करने के बावजूद भी उस वायरस का एंटीडोट नहीं बनता, तो एपेक्स के लीडर फैसला करते हैं कि वो वायरस को फैलने से रोकने के लिए उन सभी इंसानों को जान से मार देंगे जो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड है। इसी वजह से रीस और उसके एक और एपेक्स साथी को एक कैंप में भेजा जाता है, जहां पर सभी इन्फेक्टेड लोगों को रखा गया था, और वहां जाने के तुरंत बाद ही रीस और उसके साथी ने वहां मौजूद सभी लोगों को जान से मार दिया था। पर तभी रीस की नजर वहां पर मौजूद एक छोटी सी बच्ची पर भी पड़ती है जो इन्फेक्टेड नहीं थी, और इसीलिए रीस उसको जान से भी नहीं मारना चाहती थी। मगर रीस की मना करने के बावजूद भी रीस का साथी उस लड़की को भी जान से मारना चाहता था, इसीलिए रीस उल्टा अपने ही साथी को शूट करके खत्म कर देती है और उस छोटी इंसानी बच्ची को अपने साथ अपने घर में अपने पति के पास लेकर आ जाती है। तब रीस का पति उस इंसानी बच्चे को देखकर उसे पालने से मना करने लग गया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उनके लीडर को इस बारे में पता चलेगा तो वो उस छोटी बच्ची के साथ साथ रीस और उसके पति को भी जान से मार देंगे। इसके बावजूद रीस जैसे तैसे अपने पति को उस बच्ची को रखने के लिए मना लेती है और उसी लड़की का नाम लिया रख देती है। इसके बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन लिया के बड़ा हो जाने पर रीस ज्यादा से ज्यादा ध्यान उस पर देने लग गई थी, जिसके कारण वो अपने पति को समय नहीं दे पा रही थी। इससे रीस के पति को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अगले ही दिन अपने लीडर्स के पास जाकर उन्हें लिया के बारे में सब कुछ बता देता है और गुस्से में तुरंत ही एपेक्स के लीडर रीस को अपने पास बुला लेते हैं।
वहां जाकर लीडर से बात करने पर रीस समझ गई थी कि उससे बात करने के बाद उसको और उसकी बेटी को जान से मार दिया जाएगा। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी गन से अपने पति के अलावा वहां मौजूद सभी एपेक्स को जान से मार देती है और जल्दी से घर में लिया के पास आकर उसे अपने साथ एक शिप पर ले जाती है। उसी शिप की मदद से वो लोग टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आने वाले थे, लेकिन शिप के टाइम ट्रेवल करने के दौरान शिप में कोई गड़बड़ हो जाने के कारण उसमें आग लग जाती है, जिसके बावजूद शिप सभी लोगों को पास्ट में भेज तो देता है, लेकिन सब लोग आग से अपनी जान बचाने के लिए समंदर में कूद जाते हैं। इसके अगले दिन ही जेड को नेस्टर के साथ समंदर के किनारे जाने पर एक पैसेंजर की लाश मिली थी और वहीं दूसरी तरफ रीस को मछुआरों ने बचा लिया था। अब इस घटना के दौरान शिप में मौजूद सिर्फ 47 इंसान ही जिंदा बचे थे और 400 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। प्रेजेंट टाइम में ये बात सुनने के बाद जेड रीस को अगले दिन लिया के पास ले जाने का फैसला करता है और वहीं अगले दिन होमलैंड सिक्योरिटी एजेंसी वाले सभी सर्वाइवर का डीएनए टेस्ट करने का फैसला करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वो लोग सच में फ्यूचर से आए हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। पर यह बात सिर्फ सर्वाइवर से बोली गई थी ताकि वो लोग पैनिक ना करें, जबकि इस टेस्ट का असल रीजन तो ये था कि डीएनए की मदद से उस एपेक्स के बारे में पता लगाया जा सके जो कि सर्वाइवर्स के बीच में इंसान बनकर बैठा हुआ है। इधर अपने वादे के अनुसार सुबह जेड रीस को अपने साथ उस समर कैंप के पास लेकर जाने वाला था, लेकिन अभी जब वो अकेले अपनी गाड़ी में आकर बैठता है तो उसे एमा की तरफ से बाकी सर्वाइवर के इंटरोगेशन की कुछ रिकॉर्डिंग मिलती है। उन्हें देखने के बाद जेड को ये बात पता चलती है कि फ्यूचर के समय में सारे एपेक्स नॉर्मल इंसानों को खत्म कर देना चाहते हैं और ये बात रीस की पिछली रात की बातों से पूरी तरह से अलग थी। इसलिए फिलहाल जेड को समझ में नहीं आता कि उसे रीस को समर कैंप के पास लेकर जाना चाहिए या फिर नहीं। इस बात पर फैसला करने से पहले जेड ने रीस को बहाने से एक शेड में लाकर बंद कर दिया था, जिस जगह के चारों तरफ से बंद होने के कारण रीस वहां पर से भाग भी नहीं सकती थी। इसलिए वो काफी देर दरवाजे को पीटने के बाद थककर शेड के बीच में जाकर बैठ जाती है। इधर जेड जल्दी से एमा को कॉल करके इस बारे में बताता है और एमा से अकेले रीस के पास आकर उससे बात करने को कहता है ताकि एमा को एपेक्स और इंसानों दोनों की तरफ की कहानी के बारे में अच्छे से पता चल सके और उसे ये डिसाइड करने में आसानी हो कि उन्हें किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं। अब एमा इसके लिए मान तो गई थी, लेकिन अपनी नौकरी जाने के डर से वो इस बारे में रॉबर्ट को भी कॉल करके बता देती है, जो रीस के एपेक्स होने के बारे में सुनते ही उसे खत्म करने के लिए अपनी एक टीम को वहां पर भेज देता है। तब वो टीम रीस के सामने जाकर उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाना चालू कर देती है, जो देखकर रीस उनके सामने बेहोश होने का ड्रामा करने लग गई थी। पर बाद में मौका मिलते ही वो वहां पर से भागने लग जाती है, जिस दौरान उसके कुछ गोलियां भी लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शेड के बगल में मौजूद नदी में कूदकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। अब जब जेड को इस बारे में पता चलता है कि एमा की हरकत के कारण रीस के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, तो जेड गुस्से में अपने घर में आ जाता है और बाद में जब एमा उसको कॉल करके रीस के बारे में जानने की कोशिश करती है तो जेड उसे कुछ भी नहीं बताता और चिल्लाते हुए आगे से फोन ना करने को कहता है। तभी जेड के घर में जेड की बीवी उसके बेटे ओलिवर को लेकर आ जाती है, जिसको देखकर जेड बहुत ज्यादा खुश होता है और आज वो जेड को टाउन में होने वाले फेस्टिवल को दिखाने के लिए लेकर जाने वाला था। इधर रीस फिलहाल के लिए एक जगह के बाथरूम में आकर अपने शरीर के अंदर से गोलियां निकालती है, जिसके वहां से निकलने के कुछ देर बाद ही रॉबर्ट की टीम रीस को ढूंढते हुए उस बाथरूम तक भी पहुंच गई थी। पर वहां बस उन्हें रीस का एक मैसेज मिलता है कि मेरे पीछे आना बंद कर दो वरना मारे जाओगे। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट ने थॉमस को डराने के लिए काफी ज्यादा टॉर्चर करवाया था और उसको छोड़ने के बदले में वो उससे कहता है कि थॉमस को कैंप में वापस जाके सभी लोगों को समझाना होगा कि वो लोग फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ भी ना बताएं। इस पर थॉमस भी मानकर समर कैंप में वापस आ जाता है और धीरे धीरे करके कुछ लोगों को अपने फ्यूचर से होने के बारे में किसी को भी बताने से मना करने लगता है। खैर अभी इतने दिनों से लगातार कैंप में बंद रहकर हैना का मन वहां पर लगना बंद हो गया था, इसीलिए वो रॉय से उसकी भागने में मदद करने को कहती है, लेकिन रॉय इसके लिए साफ मना कर देता है। पर इसके बाद भी हैना रॉय की बात को नहीं मानती और जब रॉय अपने शिफ्ट को खत्म करके अपने ट्रक से समंदर के किनारे होने वाले फेस्टिवल में जाने लगता है तो हैना भी उसके ट्रक के पीछे छुपकर बिना किसी की भी नजरों में आए कैंप से बाहर निकल जाती है। वहां पर से वो भी सीधा फेस्टिवल में पहुंच गई थी, जहां जेड भी थोड़ी ही देर में अपने बेटे ओलिवर के साथ एंजॉय करने के लिए आ जाता है। पर उस दौरान बार बार अपने बेटे को देखकर जेड को रीस की बातें याद आ रही थी। खैर वहीं कैंप में लिया अचानक से बीमार पड़ जाती है और उसे अचानक से एक ऐसी जानलेवा बीमारी हो गई थी जिसके बारे में डॉक्टर को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए एमा परेशान होकर इस बारे में रॉबर्ट को कॉल करके बताती है और तब लिया की जान बचाने के लिए रॉबर्ट सोफी नाम के एक डॉक्टर के पास जाके तुरंत ही उसे हेलीकॉप्टर से समर कैंप में भेज देता है। तब सोफी को देखकर एमा उसको सर्वाइवर्स के फ्यूचर से आने के बारे में सब बताती है, जो सुनने के बाद सोफी वादा करती है कि वो लिया को बचाने के लिए जो भी कर पाएगी वो सब कुछ करेगी। अब वैसे अब तक समर कैंप के पास वाले जंगल में रीस भी आ गई थी, जो समर कैंप में आसानी से घुसने का रास्ता ढूंढ रही थी। पर तभी उसे एहसास होता है कि रॉबर्ट के द्वारा भेजी गई टीम उसके मैसेज को देखने के बावजूद भी उसे खत्म करने के लिए जंगल में आ गई है।
इसीलिए तब रीस भी झाड़ियों के बीच में छुप जाती है और मौका मिलने पर एक एक करके उस टीम के मेंबर को साइलेंटली मारने लगती है। वहीं ओलिवर जेड के साथ फेस्टिवल में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। वहां पर हैना भी आसपास की चीजों को देख रही होती है, जिस दौरान ही उसको मार्शल नाम का एक आदमी भी मिलता है जो कि आज ही जेल से छूटकर बाहर आया था। लेकिन इसके बावजूद वो हैना से काफी अच्छे से बात करता है और उसे फेस्टिवल में ही चल रहे लाइव बैंड परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए वहां पर लेकर चला जाता है। पर हैना की किस्मत खराब होने के कारण रॉय खुद भी वहीं पर मौजूद था, जिसकी नजर हैना के ऊपर पड़ते ही वो हैना को पकड़कर वापस से समर कैंप में लेकर जाने लगता है। जिस दौरान मार्शल रॉय को आम आदमी समझकर उसे रोकने की भी कोशिश करने लग गया था, लेकिन रॉय जैसे ही उसे अपना इंटेलिजेंस का बेस्ट दिखाता है तो मार्शल की बोलती बंद हो जाती है। वहीं समर कैंप में एमा एक टेंट के बाहर थॉमस को लोगों को भड़काते हुए देखती है, जिस दौरान थॉमस समर कैंप के लोगों को फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना कर रहा था। और ये बात सुनकर एमा थोड़ी देर बाद थॉमस को अकेले में बुलाकर उससे बात करने लग जाती है। तब थॉमस ने एमा को रॉबर्ट के बारे में कुछ तो बताया था, क्योंकि थॉमस के कैंप से बाहर निकलने के तुरंत बाद ही एमा ने रॉबर्ट के ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया था। वहीं डॉक्टर सोफी के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी लिया की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी और सोफी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लिया की जान को कैसे बचाएगी। तब रेबेका सोफी के पास आकर उसे बताती है कि अगर उन्हें रीस का डीएनए मिल जाता है तो वो लिया की बॉडी में उसको इंजेक्ट करके उसकी जान को बचा सकते हैं, क्योंकि एपेक्स हर तरह के वायरस और इन्फेक्शन से इम्यून होते थे। इस समय पर रीस ने अब तक जंगल में मौजूद रॉबर्ट की पूरी टीम को जान से मार दिया था, जिसके बाद वो उस टीम के कमांडर को भी जान से मारने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन रीस के हमला करने से पहले कमांडर एक अल्ट्रासोनिक डिवाइस को निकालकर उससे रीस को बहुत ज्यादा तड़पाता है। इससे रीस की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो जैसे तैसे खड़ी होकर कमांडर की गर्दन को तोड़ते हुए उसकी जान ले लेती है और उसके बाद वो कुछ सोचकर कमांडर की गाड़ी को सीधा फेस्टिवल की तरफ लेकर जाने लग जाती है। फेस्टिवल में अभी सभी लोग आतिशबाजी को एंजॉय कर रहे थे, मगर तभी अचानक से जेड नोटिस करता है कि ओलिवर उसके पास मौजूद नहीं है। इसीलिए वो घबराते हुए ओलिवर को ढूंढना चालू कर देता है, जिस दौरान ही जेड को कमांडर की लाश मिलती है, जिसके मुंह में एक पर्ची थी और उस पर लिखा था कि अब तुम भी मेरी तरह तड़पोगे। उसे देखकर जेड समझ जाता है कि ओलिवर को पक्का रीस ने किडनैप करा है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। पर इसके थोड़ी ही देर बाद रीस खुद उसको कॉल करके कहती है कि अगर तुम ओलिवर को जिंदा वापस पाना चाहते हो तो मुझे किसी भी हालत में लिया को वापस लाके दो। अब कोई और रास्ता ना होने के कारण जेड इस पर मान जाता है और अगले दिन जबरदस्ती समर कैंप में घुसने की कोशिश करता है। उस दौरान रॉय और उसके साथियों ने जेड को बिना परमिशन अंदर आने की वजह से गिरफ्तार कर लिया था, पर तभी वहां पर एमा आकर जेड को बचा लेती है, जिसके बाद जेड एमा को रीस के ओलिवर को किडनैप करने के बारे में बताकर रीस की शर्त के बारे में बताता है। जो सुनने के बाद एमा जेड को बताती है कि लिया की हालत पहले से ही काफी ज्यादा खराब है और अगर ऐसे में जेड लिया को लेके जाने की भी कोशिश करेगा तो लिया रास्ते में ही मारी जाएगी। ये सुनने के बाद तो जेड काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि रीस ने उसे लिया को वापस करने के लिए आज दोपहर तक का टाइम दिया था और वो समय पूरा होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। तब जेड कुछ सोचकर सोफी से उसके साथ रीस के पास चलने को कहता है, ताकि सोफी रीस को लिया की सिचुएशन के बारे में सब कुछ सच बता सके, जिससे रीस ओलिवर को छोड़ देगी और लिया को बचाने के लिए सोफी को रीस का डीएनए भी मिल जाएगा। इस पर शुरू में तो सोफी ने मना कर दिया था, पर लिया को बचाने का कोई और रास्ता ना होने के कारण वो जेड के साथ रीस के पास जाने लग जाती है। वहीं रीस तो ओलिवर को बहुत ज्यादा प्यार से ट्रीट कर रही थी, जिस दौरान वो ओलिवर को अपने साथ फिशिंग करवाने के लिए भी लेकर जाती है और उससे बातें करते हुए उसे अपनी बेटी लिया के बारे में भी बताती है, जिसके बारे में जानने के बाद ओलिवर काफी ज्यादा खुश हुआ था। वहीं गाड़ी से जेड सोफिया के साथ एक वेयर हाउस की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि वहां पर ही 1 घंटे बाद रीस उससे मिलने के लिए आने वाली थी। और दूसरी तरफ रीस खुद भी काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो लिया से मिल पाएगी। लेकिन टाइम पूरा होने पर जब वो वेयर हाउस में जाती है तो सोफिया उसे लिया की कंडीशन के बारे में बताते हुए उसकी फोटोज दिखाती है, जिन्हें देखने के बाद तो रीस का दिमाग खराब हो गया था और अभी उसके पास लिया की जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो सोफिया के साथ सोफिया की प्राइवेट लैब में जाकर उसे अपना डीएनए दे और सोफिया उस डीएनए की मदद से लिया के लिए दवाई बना दे। तब रीस ऐसा करने के लिए भी मान जाती है और अभी जेड रीस से ओलिवर के बारे में पूछता है, जिस पर रीस उसे कहती है कि मैंने तो वेयर हाउस में आने से पहले ही ओलिवर को तुम्हारे घर में छोड़ दिया था। ये सुनने के बाद जेड जल्दी से अपने घर में जाता है, जहां सच में ओलिवर मौजूद था, जिसको देखने के बाद जेड बहुत ज्यादा खुश होता है। असल में किसी कारण से पास्ट में जेड का उसकी बीवी के साथ डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद उसकी बीवी ओलिवर को लेकर दूसरे घर में रहने चली गई थी, जबकि जेड खुद अकेले रहने के कारण ओलिवर को हर रोज बहुत ज्यादा मिस करा करता था। खैर वहीं जब से फेस्टिवल में मार्शल ने हैना को देखा था, तब से वो हैना को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया था, इसीलिए वो उसके बारे में पता करने का फैसला करता है।
इसके लिए वो अपने एक दोस्त के साथ उसके ड्रोन को हवा में उड़ाकर समर कैंप में हैना के हालचाल देखने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रोन के कैंप के ऊपर आने के तुरंत बाद ही एक चील ने उस पर हमला कर दिया था, जिससे ड्रोन में लगा हुआ फोन कैंप में ही गिर जाता है। अब वहीं कैंप में ही पॉल नाम का एक सर्वाइवर एक दूसरी सर्वाइवर को ड्राइंग बनाते हुए देखता है, जिन्हें देखकर पॉल उससे पूछने लग गया था कि क्या वो उसके बताए गए हुलिये की ड्राइंग को बना सकती है। इस पर वो लड़की भी मान जाती है और पॉल उसे अपनी बीवी मिया का हुलिया बताकर उसकी तस्वीर बनवाता है, जो कि पहले पास्ट में आने वाले लोगों के ग्रुप में शामिल होकर पास्ट में आ गई थी। इसके बाद पॉल मिया के स्केच को लेकर एमा के पास जाके उससे मिया को ढूंढने को कहता है, जिस पर एमा भी मान गई थी और अभी के लिए एमा पॉल से मिया के स्केच को लेकर मिया के घर के बारे में पता भी कर लेती है। पर उसके बारे में थोड़ी सी और चीजें जानने के बाद तो एमा के होश उड़ जाते हैं। इधर सोफी अब तक रीस के साथ अपनी लैब में आ गई थी, जहां रीस खुद ही अपनी कमर पर छोटा सा कट लगाकर सोफी को अपना ब्लड सैंपल देती है, जिसको लेने के तुरंत बाद सोफिया लिया के लिए दवाई बनाने लग गई थी। उस समय रीस लिया के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है, पर तभी अचानक से सोफी के पास कैंप से कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि लिया की हालत धीरे धीरे और ज्यादा खराब हो रही है। ये सुनने के बाद तो रीस ने गुस्से में सोफी का गला पकड़ लिया था, लेकिन सोफी उसको समझाती है कि एक बार दवाई बनाने के बाद वो लिया को बड़े आराम से बचा लेगी। तब रीस उसके गले को छोड़ देती है और सारी चीजें सोफी के प्लान के हिसाब से ही होती हैं, क्योंकि दवाई के तैयार होने के तुरंत बाद सोफी उसे लेकर लिया के पास पहुंच गई थी, जहां जैसे ही वो दवाई को लिया की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है तो उसके तुरंत बाद ही लिया धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। इधर एमा मिया से मिलने के लिए रात में उसके घर में चली जाती है, जहां मिया से मिलते ही एमा ने उसे पॉल के बारे में सब कुछ बता दिया था, जो सुनने के बाद मिया भी इस बात को मान लेती है कि वो खुद भी फ्यूचर से आई है। मिया के पास तो इस बात के सबूत भी थे, जिन्हें लेने के लिए मिया जैसे ही अपने कमरे में जाती है वैसे ही एमा मिया के घर में मौजूद फोटोज को देखने लगती है। तब उसे मिया और उसके दोस्तों के एक ग्रुप फोटो में रॉबर्ट भी दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद तो एमा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और साथ ही उसे समझ आ गया था कि रॉबर्ट भी फ्यूचर से आया है। लेकिन अभी एमा इस बारे में कुछ कर पाती उससे पहले ही मिया पीछे से आकर उसे शूट करके खत्म कर देती है, क्योंकि मिया और उसके बाकी सारे साथी कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके एक खास मिशन के पूरा होने से पहले उनकी सच्चाई के बारे में किसी को कुछ भी पता चले। खैर अब इसके अगले दिन जब जेड एमा को लिया के बारे में जानने के लिए कॉल करता है तो काफी सारे फोन करने के बाद भी एमा उसका फोन नहीं उठाती और इसी बात से परेशान होकर जेड नेस्टर को भी कैंप के बारे में सारी जानकारी दे देता है और उसके साथ एमा को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तब एमा के घर में जाने पर उन्हें एमा के बॉस रॉबर्ट के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालने पर नेस्टर और जेड को ये बात भी पता चल गई थी कि जिस कमांडर की डेड बॉडी को रीस गिफ्ट के रूप में जेड के लिए छोड़कर गई थी, उसको रॉबर्ट ने ही रीस को जान से मारने के लिए हायर करा था। ये बात जानने के बाद नेस्टर और जेड दोनों को लगने लग जाता है कि पक्का एमा के गायब होने के पीछे रॉबर्ट का हाथ है। तभी अचानक पुलिस स्टेशन में मार्शल समर कैंप में मौजूद लोगों के बारे में बताने के लिए आ जाता है, जहां उसके कुछ बताने से पहले ही वो कमांडर की फोटो को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि उस कमांडर की वजह से आज से 2 साल पहले मार्शल के पिता की गाड़ी का एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था और उसी एक्सीडेंट में मार्शल की मां मारी गई थी। अब वैसे पास्ट के समय में इस एक्सीडेंट के दौरान रॉबर्ट और मिया भी उस जगह पर मौजूद थे, क्योंकि वो उसी समय में फ्यूचर से अपने साथियों के साथ पास्ट में आए थे। खैर प्रेजेंट टाइम में मार्शल का ड्रोन से गिरा हुआ फोन कैंप में जाकर सीधा हैना को मिल जाता है, जिससे हैना खुद भी मार्शल को ही कॉल करके उसे धीरे धीरे कैंप और अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताना चालू कर देती है। वहीं अब तक लिया की हालत पूरी तरह से सही हो गई थी, जिसके बाद रीस के बचे हुए थोड़े से सैंपल को सोफी अपने ब्लड के साथ मिलाकर देखती है, जिससे सोफी के खून में काफी सारे अच्छे बदलाव आने लग गए थे। असल में सोफिया को एक जानलेवा बीमारी थी, जिसको वो रीस के ब्लड सैंपल से सही करना चाहती थी और इसीलिए वो बाद में रीस का ब्लड सैंपल हासिल करने के लिए उसे अभी से मक्खन लगाना शुरू कर देती है। उसके लिए वो रीस को मिलने के लिए बाहर बुलाती है और उसे लिया के सही होने वाली फोटो दिखाकर वादा करती है कि वो जल्दी से जल्दी लिया को शहर के किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की कोशिश करेगी, जहां से रीस का लिया को लेकर भागना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। रीस भी इस पर मान जाती है और क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उसे कुछ हथियार और बाद में अपने और लिया के लिए एक आइडेंटिटी की भी जरूरत पड़ने वाली थी, इसीलिए रीस तुरंत ही कुर्द नाम के एक आदमी से जाकर उसे उसके बॉस से मिलवाने को कहती है। असल में कुर्द का बॉस विक्टर हथियार बेचने के साथ साथ जाली आइडेंटिटी बनाने का भी काम करता था, इसीलिए कुर्द भी फिलहाल के लिए रीस को अपने साथ विक्टर के पास ले जाता है। उस दौरान रीस उसके सामने पैसों से भरा हुआ बैग रख देती है और जल्दी से जल्दी आइडेंटिटी बनाने को कहकर उनसे बंदूक भी मांगती है। अब बस 2 आईडीज के लिए इतने सारे पैसे को देखकर विक्टर और उसके साथियों ने रीस को गन पॉइंट पर ले लिया था, क्योंकि रीस उन्हें कोई पुलिस वाली लग रही थी।
पर तब रीस विक्टर के सभी साथियों को बहुत ही बुरी तरह से मारती है, जिस दौरान काफी सारे लोग भी मिलकर उसको नहीं संभाल पाते और ये देखने के बाद तो विक्टर की फट के 4 से 64 हो जाती है। साथ ही तब रीस विक्टर को ये बात भी बताती है कि वो विक्टर को इतने सारे पैसे किसी खास वजह से दे रही थी और विक्टर को उसके लिए एक और काम करना पड़ेगा। तब विक्टर भी इस पर मान जाता है और वैसे ये सारा पैसा रीस ने गांव के एटीएम को तोड़कर उसमें से निकाला था और उसी एटीएम के सामने अभी के लिए नेस्टर खड़ा होकर एटीएम की हालत को देख रहा था। वहीं समर कैंप में रॉय को हैना के पास मौजूद मोबाइल फोन के बारे में पता चल जाता है, इसलिए कोलैब खुद ही उस फोन को लेकर रॉय के सामने जाता है और जब रॉय उससे फोन को छीनने की कोशिश करता है तो कोलैब फोन को पास की झील में डालकर उसे खराब कर देता है। वहीं लिया के पूरी तरह से सही हो जाने के बाद सोफी रॉबर्ट के पास जाकर उसे इस बारे में बताती है, जो जानकर तो रॉबर्ट बहुत ज्यादा खुश होता है, पर अब वो आगे से सोफी को कैंप में जाने से मना कर देता है। असल में रॉबर्ट ने बस सोफी को लिया को सही करवाने के लिए हायर करा था और जैसा कि अब लिया पूरी तरह से सही हो चुकी थी तो सोफी को भी कैंप में जाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इससे सोफी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रीस का बचा हुआ ब्लड सैंपल सोफी अपने साथ कैंप वाली लैब में लेकर गई थी और उसी को हासिल करने के लिए वो रॉबर्ट के सामने बहाने बनाती है कि उसे आखिरी बार कैंप की लैब में जाकर अपना कुछ सामान लेकर आना है। लेकिन रॉबर्ट के हिसाब से कैंप में इस्तेमाल होने वाली या फिर जाने वाली हर चीज सरकार की थी, इसीलिए अभी भी वो सोफी को कैंप में जाने की इजाजत नहीं देता। इसके बावजूद भी सोफी एक बार तो कैंप में जाने की कोशिश भी करती है, लेकिन गार्ड उसके चेक पोस्ट पर आते ही उसे वहां से भगा देते हैं। इससे इरिटेट होकर सोफी गाड़ी को तेज चलाते हुए रीस को कॉल करती है और अपनी जान बचाने के लिए उससे एक और ब्लड सैंपल देने को कहती है। लेकिन रीस ने अपने ब्लड सैंपल को इसीलिए दिया था क्योंकि उस वक्त पर उसे अपनी बेटी लिया की जान बचानी थी और उसके अलावा सोफी को किसी और से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। इसीलिए रीस एक बार वापस से सोफी के काम को मना कर देती है। इससे सोफी को इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि गाड़ी चलाते हुए उसका ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण उसे हार्ट अटैक भी आ जाता है। उस दौरान किस्मत से उसने अपनी गाड़ी को साइड में सेफली रोक लिया था, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और अपनी आंखें खोलने के बाद वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है। वहां डॉक्टर का कहना था कि अब सोफी के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, जो बात सुनने के बाद तो सोफी और ज्यादा परेशान हो गई थी। इधर विक्टर ने अब तक रीस के लिए काफी खतरनाक हथियार के साथ साथ आइडेंटिटीज का भी जुगाड़ करवा दिया था, जिन्हें लेकर रीस फैसला करती है कि वो अगले ही दिन समर कैंप पे हमला करके लिया को किसी न किसी तरह से वहां से निकाल लाएगी। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट अभी के लिए मिया और अपने बाकी सारे साथियों से एक घर में जाकर मिलता है, जहां सब लोग परेशान होकर नए लोगों के प्रेजेंट में आने के बारे में बातें करने लग गए थे, क्योंकि असल में रॉबर्ट और उसके साथियों का शुरू से यही प्लान था कि वो इंसानियत को बचाने के लिए पास्ट में रहकर फ्यूचर में एपेक्स को बनने से रोक देंगे, जिससे फ्यूचर में इंसानों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और वो लोग सुकून की जिंदगी काट पाएंगे। पर जैसा कि ये नए इंसान अपने फ्यूचर से आने के बारे में सभी लोगों को बता रहे थे और इससे रॉबर्ट और उसकी पूरी टीम का प्लान भी खराब हो सकता था, इसलिए वो अपने साथियों के साथ मिलकर 47 के 47 जनों को जान से मारने का प्लान करता है और उसके साथी भी इस काम में उसकी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गए थे। पर क्या ये लोग उन 47 जनों को जान से मारने के बाद फ्यूचर के महायुद्ध को रोक पाएंगे और क्या लिया भी इन 47 लोगों में मारी जाएगी? अगर हाँ तो लिया के मरने पर रीस इन लोगों का क्या हाल करेगी, और अगर नहीं तो क्या रीस लिया को कैंप से बाहर निकालकर अच्छी जिंदगी दे पाएगी? माफ करना, वीडियो के बड़ा होने के कारण मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कहानी के दूसरे पार्ट में दूंगा। पर क्या आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और क्या मुझे इसके सेकंड पार्ट को लेकर आना चाहिए या फिर इसके अलावा कोई दूसरी सीरीज चालू कर देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। हर बार की तरह अगर इस बार भी इस सीरीज के अगले पार्ट को देखने के लिए बस 100 लोग भी कमेंट करते हैं तो बस उन 100 लोगों के लिए भी मैं कमेंट पूरा होने के अगले दिन इसके सेकंड पार्ट को चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि पार्ट 2 या फिर न्यू सीरीज। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।